ऑफ सिटीजनशिप और सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024। कोई जानते हैं इसके बारे में? एनीवन? कोई बताइए। ये तो जानते सर होंगे सीए। हाँ बताइए। अल्पसंख्यक को नागरिकता देना भी दे सकता है, तो इसको भी तैयार करेंगे। आप जानते भी हैं आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, समान नागरिक संहिता, तो ये भी चर्चा में रहा है। एक रिजर्वेशन वाला बात है, आरक्षण वाला बात। आरक्षण वाला में अभी जो सब क्लासिफिकेशन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जो भी एससी है, शेड्यूल्ड कास्ट है, उसका भी सब क्लासिफिकेशन हो जिस तरीके से। मामला का क्या नाम ईवी चिन्नैया सर। क्या नहीं है? ईवी चिन्नैया मामला तो हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो कहने का मतलब कि ये दोनों आप चर्चा पे है, और साथ साथ ये आपका सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, जो ओबीसी का खास करके जो 27% आरक्षण है, उसमें स्पेशली जो पिछले 1990 से हम लोग जोड़ते हैं तो अभी लगभग 20-30 साल हो गया है, तो उसमें अभी भी जो कैटेगरी जो कास्ट अभी तक वो आगे नहीं आ पाया है। तो ये दोनों को आप जरूर एक बार देख लेंगे कि ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन में क्या-क्या प्रावधान करने वाला। अभी तक तो रिपोर्ट नहीं आया, फाइनल रिपोर्ट। इसमें कौन कमीशन था, कोई बताएँगे? रोहिणी आयोग ओबीसी में रोहिणी कमीशन, बिल्कुल, वेरी गुड। तो रोहिणी कमीशन का अभी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ है, और ये सब क्लास, तो ये दोनों को आप पढ़ लेंगे। रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, इसका पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव साइड ये है कि जो वीकर सेक्शन से है, कहीं न कहीं एक तरफ हम लोग डीपीएसपी को फॉलो कर रहे हैं, आर्टिकल 15, तो उसके बारे में नेगेटिव साइड ये है कि हम लोग एक तरह से राइट टू जो इक्वालिटी है वो वायलेट, लेकिन अगर हम लोग डीपीएसपी को फॉलो करें, वेलफेयर स्टेट का प्रावधान है, तो ज़रूरी है। तो इसको ज़रूर पढ़ना है रिजर्वेशन, उसमें ये दोनों का चर्चा ज़रूर करेंगे। एक ये नया टर्म है पर्सनैलिटी राइट्स, टर्म वही है, बस आर्टिकल 21 का ही एक्सपेंशन है। अब ये नया टर्म आ जाए तो घबराना नहीं है कि पर्सनैलिटी राइट्स क्या है। पर्सनैलिटी राइट्स वही है जो आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, उसी का ही एक्सपेंशन है कि हमारे पास हर तरह का अधिकार है, राइट टू स्लीप, राइट टू लिव, राइट टू फ्री पॉल्यूटेड फ्री एनवायरनमेंट, और भी जितने भी एक्सपेंशन है इसके, सारा पर्सनैलिटी राइट्स में आता है। राइट टू डेथ, तो ये सारा इसको ज़रूर पढ़ लेंगे। जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ आर्टिकल 21, तो ये टर्म से अवेयर रहेंगे, जानकारी रखेंगे इसको। प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये आर्टिकल 20 और 22 में। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये तो हमेशा चर्चा में रहा है, ये क्या है, कोई बताइए? कोई भी सर धार्मिक 1991 से पहले जैसे कोई एक बोलेंगे, हाँ। सर आजादी से पहले जिस मन आज अरे यार ठीक है, चलिए। प्लेस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में यही हुआ था कि कहा गया था कि जो जहाँ धार्मिक स्थल है, पूजा का स्थल है, चाहे वो आपका मथुरा का है या वाराणसी का है, तो उसको मतलब आप उस टाइम में जो स्टेटस था वही रहेगा अभी भी। हाँ, दोबारा आप नहीं बदल सकाएँगे। हम कर सकें करके लास्ट में कंक्लूजन। शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट की तरह। राइट टू बी फॉरगेटेन, हमारे पास अधिकार है कि जो भी हम इंटरनेट ब्राउज़र करते हैं, जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आईएसपी, जो भी चाहे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, स्टारलिंक का है, किसी भी तरह का, एयरटेल है, जियो है, जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, तो वो हमारे पास अधिकार है कि हम कोई भी डेटा अगर हम ब्राउज़ कर रहे हैं तो वो डिलीट हो जाए एक समय के बाद, और वो हमारा अधिकार है कि कंपनी डिलीट करे। हम अपने स्तर से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि जो भी हमने ब्राउज़ किया है, जो भी हमारा सर्च हिस्ट्री है, उसको डिलीट कर दिया जाए, उसको नहीं रखा जाए, और ये हमारा अधिकार है। उसी का हमने चर्चा किया था, एक राइट टू रिकॉल भी होता है, राइट टू रिपेयर है, तो इसी से संबंधित है। लेकिन जो ये टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित, सिटीजनशिप, यूसीसी, रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी और सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, पर्सनालिटी राइट्स, प्लेस ऑफ वर्शिप, इसको जरूर देख लेंगे।
आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट, कुछ कन्वेंशनल टॉपिक जैसे फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट। लास्ट ईयर प्रश्न भी आया था कि पार्लियामेंट का क्या स्ट्रक्चर है, उसके कौन-कौन से कंपोनेंट होते हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट है, कैसे उसमें लोकसभा का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, राज्यसभा का क्या है, स्पीकर का क्या है, साथ-साथ रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन। इस बार लीडर्स ऑफ अपोजिशन मिला है पहला बार, उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, टोकन मोशन में, कट मोशन में, कोई बजट पास होता है, कोई बिल पास होता है, तो किस या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नियुक्ति हो, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का नियुक्ति हो, तो उसमें कहाँ-कहाँ पे भूमिका है, उसका भी चर्चा। पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडिया और यूके और यूएसए, ये तीनों में डिफरेंस आ सकता है। हमारा प्राइम मिनिस्ट्रियल है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, अमेरिका का प्रेसिडेंशियल है, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड नहीं है, हमारा फ्लेक्सिबल एंड रिजिड दोनों है, लॉन्ग डॉक्यूमेंटेड है, इसका लॉन्ग डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो थोड़ा इसको हम ये कन्वेंशनल टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट फॉर्मेशन, दूसरा लीडर्स ऑफ अपोजिशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम और साथ-साथ यहाँ पे तुलना हो गया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसका क्या पावर है, ये सब सारा कन्वेंशनल टॉपिक है। काम किए होंगे आप लोग, कौन-कौन सा पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, जुडिशियल पावर्स है, उसके बाद पीएम का, इसी से संबंधित गवर्नर का भी और अमेंडमेंट। तो ये टॉपिक कन्वेंशनल टॉपिक है, पार्लियामेंट के बारे में, लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में, पार्लियामेंट्री सिस्टम, तुलनात्मक, प्रेसिडेंट और गवर्नर और साथ-साथ पीएम और सीएम के बारे में। उससे संबंधित कौन-कौन सा अभी टॉपिक चर्चा में आया है, जैसे कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका इमरजेंसी। 25 जून 1970 को लागू किया था, इस बार 50 साल हो गए हैं, तो ये इमरजेंसी भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तीनों आर्टिकल 352, 356, 360 उसके क्या प्रोविजन है, जो अमेंडमेंट किया गया 44 उसमें कौन-कौन से बदलाव किए गए। अभी जो प्रेसिडेंशियल रूल है जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है, रिसेंटली मणिपुर में लगा, तो एग्जाम्पल सजेस्ट और इसको जरूर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। वर्तमान में स्थिति क्या है कि रिटन एडवाइस उस समय जो हुआ था, दैट टाइम जो प्रेसिडेंट थे, कौन थे प्रेसिडेंट जिस समय लगा था प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोविजन? इंदिरा गिरी गांधी वराम और वीवी गिरी। बीबी गिरी थे प्रेसिडेंट, आर यू श्योर? नहीं, फखरुद्दीन अली अहमद। अली अहमद। बिल्कुल, हर एक अहमद बोलिए। फखरुद्दीन जी थे, ठीक है, चलिए बीबी गिरी नहीं थे, फखरुद्दीन जी थे। तो उस समय क्या हुआ था कि कहा गया प्रेसिडेंट मतलब इंदिरा गांधी पीएमओ ऑफिस से लेटर गया और कोई लिखित नहीं, बस मौखिक गया कि रिटन एडवाइस मतलब आप दे दीजिए, प्रेसिडेंशियल रूल लगाना है, इमरजेंसी लगाना है, मतलब कोई लिखित में बात नहीं किया गया, ओरली बात किया गया। आप बोला गया कि आप अनुमति दे दीजिए, तब तक हम लोग इमरजेंसी प्रोविजन कर देंगे और एक रिटन डॉक्यूमेंट का सहमति के लिए आपसे ले लिया जाएगा। लेकिन पीएमओ से रिटन डॉक्यूमेंट कभी गया ही नहीं, मतलब उधर से आदेश ले लिया गया, ऑर्डिनेंस पे साइन करा लिया गया, लेकिन रिटन डॉक्यूमेंट नहीं गया कि हाँ, इस सिलसिले में या जो भी अशांति का माहौल पैदा हो रहा है, दैट्स व्हाई, क्योंकि जो भी प्रक्रिया होती है, ऑफिशियल जो प्रक्रिया होती है, रिटन का बात होता है या ईमेल का। उस समय फैक्स था या पोस्ट था, ईमेल था, अभी भी ईमेल है और अभी साथ-साथ डाक भी है, लेकिन अभी ईमेल का प्रचलन हो गया है। व्हाट्सएप को ऑफिशियल नहीं माना जाता है। तो ये 44 अमेंडमेंट में कंपल्सरी किया गया कि जब तक रिटन एड एंड एडवाइस नहीं मिलेगा और जब तक प्रेसिडेंट को रिटन डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, वो संतुष्ट नहीं बोलेंगे, तब तक इमरजेंसी के लिए ऑर्डिनेंस पारित नहीं किया जाएगा, उनका साइन नहीं होगा। ये बहुत ज़रूरी था किसी भी राष्ट्र के लिए, क्योंकि विदाउट एनी मतलब ये ऑटोनॉमी वाली बात ना हो जाए, ऑटोक्रेसी वाली बात। तो इसलिए इसको ज़रूर पढ़ लेंगे, 352, 356 और 360 तीनों, उसमें 359 भी आर्टिकल है, तो उसको भी देख लेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ, इसमें 2 जजमेंट इम्पोर्टेंट है। कौन-कौन जजमेंट है कोई बताइए? एक की हो एक तो जजमेंट तो होलवाद। हाँ, इसके अलावा एक और जजमेंट एक और था।
पीटा। हाँ बताइए। कोहली तो सब जानता है, इसके अलावा बताइए। एक है किसम मेघचंद। हाँ, किशन मेघचंद, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। क्या है किशन मेघचंद में, क्या था उसमें? इसमें स्पीकर को पावर दिया गया था, हाँ, वो जो कितने दिनों के एंटी लिए? डिफेक्शन से संबंधित जो भी नियम है वो 3 मंथ के अंदर उनको निर्णय लेना है। हाँ, उसमें ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 3 मंथ के अंदर कर लेना है, ऐसा नहीं है। हायर कोर्ट में क्या था कि जुडिशियल रिव्यू के अंदर कोई भी अगर जजमेंट हो रहा है एंटी डिफेक्शन का, तो ऐसा नहीं कि वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर है, जुडिशियल रिव्यू के अंदर है। और दूसरा उसमें क्या था कि आपको जो 3 महीने का समय दिया जाएगा, 3 महीने के अंदर जो एंटी डिफेक्शन का मैटर है उसको सुलझा लेना है। तो उसको ज़रूर ध्यान रखेंगे दोनों केस के बारे में। ये है डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट पास्ट वर्सेस पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। इसमें जो सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से हमारे इंडिया में इलेक्शन होता है, यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शन होता है, यूके में इलेक्शन होता है, और ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? जैसे इज़राइल में होता है, नीदरलैंड में होता है, वहाँ पे पूरे राष्ट्र को एक कंस्टिट्यूएंसी मान लिया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, यूएसए में, यूके में, हम लोग क्या होता है इंडिया में क्या करते हैं, उसको बाँट देते हैं कंस्टिट्यूएंसी में, क्योंकि वहाँ एरिया छोटा है। तो ये भी न्यूज़ में रहा है, इसको भी आप ज़रूर देख लेंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना है। तो जैसे 24 है, उसमें 3 इम्पोर्टेंट है, उसको जो कोऑपरेटिव्स, ये उसमें भी आया था, जब हम लोग आईआर टॉपिक्स पे चर्चा कर रहे थे, तो उसमें भी ये आया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 अभी यूनाइटेड नेशन मना रहा है, इसलिए ये कोऑपरेटिव बहुत चर्चा में रहा है। साथ-साथ एक हम लोग संस्था के नाम बताए थे, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। ये लगभग 306 मेंबर्स है, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। और कोऑपरेटिव्स कैसे महत्वपूर्ण है अभी के समय में, कौन-कौन सा इनिशिएटिव लिया गया, जब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के तर्ज पे देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स का स्थापना किया गया, या हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स है अमूल फैक्ट्री का, एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का। बिहार में आते हैं तो बिहार में भी या पैक्स को लेकर के जो कंपटीशन का काम किया जा रहा है, बिहार में भी 10वां एफपीओ बना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना। या कोऑपरेटिव्स को लेकर के अभी सब्जी हाट बनाने का प्रत्येक अथी में पैक्स में बनना चाहिए, या कंपैरिज़न किया जा रहा है, कैसे अधिक से अधिक धान की अधिप्राप्ति हो। तो कोऑपरेटिव्स से संबंधित थोड़ा-सा इसको वर्कआउट कर लेंगे, क्योंकि चर्चा में रहा है, और स्पेशली जब यूनाइटेड नेशन की बात हो गई, तो ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या होता है कि प्रश्न कभी जब आप 66 से 87 का प्रश्न, 67 तो थोड़ा-सा ईज़ी था प्रश्न, 66 का प्रश्न या 65 का प्रश्न आप देखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि आप बना रहे हैं क्वेश्चन आईआर में, मतलब करंट अफेयर्स में है, लेकिन ये लग रहा है कि साइंस एंड टेक का भी लिख रहे हैं कुछ। अमेज़न फर्स्ट का क्वेश्चन था। कहने का मतलब है कि और आप ज्योग्राफी में लिख रहे हैं, कुछ आईआर का भी बात आ रहा है, साइंस एंड टेक का बात आ रहा है। तो करंट अफेयर्स को आप अलग तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। यही आपका करंट अफेयर्स है, जो न्यूज़ में रहा। अब उसको कितना अच्छा आप इसको यूटिलाइज़ कर पाते हैं, चाहे आपका जीएस2 में पॉलिटी सेक्शन हो, ज्योग्राफी इकोनॉमिक सेक्शन हो, इकोनॉमिक सेक्शन हो, या आपका जीएस1 में आईआर में हो, या शायद जीएस1 का हिस्ट्री में भी कुछ चर्चा में रहा, उसको एग्ज़ाम्पल से शुरुआत कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है? जैसे पॉलिटी पर है, तो पॉलिटी कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट है, आईआर पर है, कौन-कौन सा न्यूज़ में रहा। उसी तरह साइंस एंड टेक, और साथ-साथ आपका इकोनॉमी ज्योग्राफी। जब ये चारों पाँचों सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया, उससे संबंधित जो भी आपका न्यूज़ में रहा, वो भी कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। करंट अफेयर्स को अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उससे संबंधित पॉलिटिकल सेक्शन में पूरा पढ़ ले रहे हैं, इकोनॉमी में भी देख लेंगे, हमने आईआर देखा ही था, इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, कोऑपरेटिव्स तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन-कौन सा इसमें रहा चर्चा में? इमरजेंसी रहा, एंटी डिफेक्शन लॉ,
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसको हम सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव और एक कोऑपरेटिव्स। ये दोनों भी है इंपॉर्टेंट, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये दोनों, ये जो मैंने बताया 4-5, ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन, जो आर्टिकल 245 से शुरू होता है, 263 टू 75 तक जाता है। उसमें लेजिस्लेटिव है, फाइनेंशियल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, 3 तरह का रिलेशनशिप होता है। इसके अलावा एक जो हम लोग पढ़ते हैं क्वासी फेडरल, किसी भी एरे के द्वारा एक कोड किया गया था, इंडिया इज क्वासी फेडरल। तो ये सब भी नाम ध्यान रखेंगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, सॉरी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म। जहां फेडरलिज्म की बात आएगी, संघवाद की बात आएगी, तो इंडिया कैसे है, यूनिटी के साथ साथ कैसे क्वासी फेडरल भी है। यहाँ पे प्योर इंडिया जो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट से साथ साथ क्वासी फेडरल भी है, और कैसे ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे हो रहा है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कैसे हो रहा है, फिस्कल फेडरलिज्म कैसे हो। फिस्कल में क्या एग्जांपल है, 15th फाइनेंस कमीशन, जो उसमें अलग अलग डायमेंशन है, इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट, और 6th जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का है, स्टेट फाइनेंस कमीशन भी अपने पीआरआई को दे रही है। तो अपर लेयर से लेकर के सबसे नीचे लेयर तक कैसे फिस्कल फेडरलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या योगदान हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या योगदान हो रहा है। अब जैसे देखिए, अब फिजिकल फेडरलिज्म हम लोग क्या सिर्फ सेंटर स्टेट का बात करते हैं, साथ साथ उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें कि नाउ इट्स टाइम टू रिक्वायर इवन स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो टू गिव फिजिकल फेडरलिज्म, टू गिव फिजिकल ऑटोनॉमी टू लोकल पीआरआई, इधर इट इज अर्बन और इट इज रूरल। जब हम लोग बात करेंगे फेडरलिज्म का, तो सिर्फ सेंटर स्टेट पे नहीं रहे, कंक्लूजन के समय या सजेशन के समय उसको ये भी बात करें कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य को दे रही है, उसी प्रकार से राज्य का भी जिम्मेदारी बनता है कि पीआरआई संस्थाओं को वो अधिकार दे, वो ऑटोनॉमी दे, वो डिवोल्यूशन पावर करे, ताकि वो निचले स्तर तक जिस तरीके से ट्रेन का अपर बर्थ, मिडिल बर्थ और लोअर बर्थ, तो लोअर बर्थ भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अपर और मिडिल बर्थ है, तभी पूर्ण रूप से डेवलपमेंट हो पाएगा। तो इसको जरूर चर्चा करें। कॉम्पिटिटिव में बात हो रहा है, जैसे कि कॉम्पिटिटिव में क्या है, अभी जो इंडेक्स, तरह तरह का इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स है, हेल्थ इंडेक्स है, फूड इंडेक्स है, एक्सपोर्ट इंडेक्स है। अब उसमें क्या है कि अब कैसे हम लोग एक्सपैरेशनल जो आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बाद आ गया आकांक्षी ब्लॉक, एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, इसको जरूर लिखेंगे। उसके बाद अब क्या हो गया है, एस्पायरेशनल पंचायत प्रोग्राम, उसको हम लोग बोलते हैं पीडीआई, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। तो जब तुलना करें तो तीनों को बताएं, बिटवीन स्टेट्स तो हो ही रहा है, स्टेट्स के बाद वो चीज डिस्ट्रिक्ट में भी, ब्लॉक में भी, साथ साथ पंचायत में भी। ये कुछ कुछ नया चीज उसको ऐड करें, उसको दें अलग चीज, बाकी तो सब लिख ही रहा है बिटवीन स्टेट्स के बीच में। आप बताएं कि डिस्ट्रिक्ट के साथ जो भी हो रहा है वो भी एक बहुत बेहतर है, उसको और कैसे अलग अलग सब डायमेंशन को टच किया जाए, चाहे वो हेल्थ है, एजुकेशन है, आपका एग्रीकल्चर है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, जो यूनिकनेस वहाँ का है। ब्लॉक में भी बहुत कुछ है, इंटेंजिबल हेरिटेज, चाहे वेटलैंड्स। तो ये वो कंपटीशन हो तो हर एक डायमेंशन पे हो, साथ में नेशनल पंचायत। तो सिर्फ हम लोग टू स्टेट्स जब तुलना करें या कुछ जब हम लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं, तो ये सब भी बताएं, ताकि थोड़ा सा क्या होगा कि लगेगा कुछ अलग है, और यही सब तो नंबर बढ़ाता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, ये प्रैग्मेटिक है। तो वर्तमान में सरकार ऐसा कर भी रही है, बहुत महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दे रही है, जो हम लोग बोलते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑपरेट कर रही है, चाहे वो फाइनेंस से संबंधित हो या एडमिशन से संबंधित हो, उस प्रकार से आप तीनों बात बताएंगे, तीनों एरिया में। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको तो आप ट्रेडिशनल टॉपिक में पढ़ते हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशन में ये भी है, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, और एक ये इंटर स्टेट काउंसिल या जोनल काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये स्टेटूटरी है।
तो ये दोनों आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे, लेकिन उससे संबंधित कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट है, जैसे आप फिजिकल का ही मैंने बताया कि अभी रिसेंटली 6th फाइनेंस कमीशन विजिट पे हैं, जो चेयरमैन हैं। कौन है चेयरमैन? सलमान बिताए ओके? एक अरविंद बताएँगे। पनगरी। बिल्कुल, अभी मन हो गया ओके। अमित मनगढ़िया जी हैं, तो अभी बिहार में आए हुए हैं और दरभंगा में विजिट में भी थे। तो ग्राउंड पे देखने आते थे क्या स्थिति है और आज का न्यूज़ है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ सुझाव दिया है। कोई बता पाएँगे क्या सुझाव दिया है? कि क्या होना चाहिए था सेकंड कैटेगरी पैरामीटर्स? स्टेटस की मांग की है। हाँ, वो कैटेगरी मुझे जानना है। ये बताइए कैटेगरी? क्या कैटेगरी है? नहीं, इसको सुझाव दिया गया है। गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत अच्छा सुझाव दिया गया है कि इसमें क्या-क्या प्रोविज़न होना चाहिए। जिससे हम लोग पढ़ते थे ना कि इनकम डिस्टेंस था, जो 15 फाइनेंस कमीशन में था, पॉपुलेशन था, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी था। इस वहाँ बार फॉरेस्ट कवर के जगह ग्रीन कवर को करने को। ठीक है, ओके मैं चलिए सुनिए देखिए, क्या-क्या बताया गया है। एक तो पॉपुलेशन है था ही, पिछला बार भी था, लेकिन इस बार बताया गया है कि क्योंकि जो साउदर्न स्टेट्स हैं, चाहे तेलंगाना हो, हैदराबाद हो, आपका तमिलनाडु हो, केरला हो, इन लोगों का विरोध ये है कि 26 में डिलिमिटेशन कमीशन आएगा, तो उसमें कहीं न कहीं ये होगा कि हमारी पॉपुलेशन कम है, तो हमें सीट्स कम मिलेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट का ये प्रोविज़न मतलब एक तरह से सुझाव दिया गया है कि पॉपुलेशन का 10% रखा जाए, साथ-साथ पॉपुलेशन मैनेजमेंट जिन्होंने आबादी प्रबंधन पे काम किया है, उसको भी वेटेज दिया जाए। ये बहुत बढ़िया मुझे लगा और ये आप अभी तक तो प्रोविज़न वाइज़ जब तक आएगा, लेकिन आप ये अपने मेंस राइटिंग में डाल सकते हैं कि एक आबादी का तो बात होता ही है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन के साथ-साथ आबादी प्रबंधन, जो पिछले 30 साल, 40 साल में जो प्रबंधन किया है, ग्रोथ रेट कम किया है, तो उसको भी कुछ वेटेज मिलना चाहिए। तो एक आबादी प्रबंधन है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इसे बात किया गया, फॉरेस्ट कवर तो है ही, टैक्स एफर्ट जो अधिक से अधिक टैक्स वसूलने का काम किया है, टैक्स इवेज़न कम से कम हुआ है उस स्टेट में, जिसका बजट अच्छा रहा है, रेवेन्यू डिफिसिट नहीं रहा है, रेवेन्यू सरप्लस रहा है, फिस्कल डेफिसिट 3 के अंदर रहा है। तो ये सजेशन है, इसको ज़रूर आप आंसर राइटिंग में ज़रूर प्रयास करेंगे डालने का। आबादी के साथ-साथ आबादी प्रबंधन की जो बात हुई है और एमडीआई तो रहेगा ही, साथ-साथ फॉरेस्ट कवर तो है ही, फॉरेस्ट इकोलॉजी और टैक्स एफर्ट। तो ये बहुत अच्छा लगा हमें आबादी प्रबंधन वाला बात, टैक्स एफर्ट और एमटीपी, मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ये भी चर्चा में रहा, बिहार और तेलंगाना, तो उसमें कौन-कौन से प्रोविज़न हैं कि वो नॉर्दर्न जहाँ पे हिली एरियाज़ हो, इंटरनेशनल बाउंड्री से कनेक्टेड हो, साथ-साथ वहाँ का फिस्कल डिफिसिट सही अच्छा नहीं मतलब वित्तीय प्रबंधन अच्छा नहीं है और इसके अलावा 90-10 का जिस तरीके से नॉर्दर्न स्टेट्स का है, उस तरीके से प्रोविज़न दिया जाए। बाउंड्रीज़ जो मैरीटाइम बाउंड्रीज़ नहीं है या समुद्री किनारा नहीं है, तो उसके लिए पोर्ट्स नहीं है, दैट्स व्हाई कहीं न कहीं उनको उस तरीके से ट्रेड में बेनिफिट नहीं होता है। तो जो कंडीशन है, तो इसको भी आप एक इम्पोर्टेंट में रख सकते हैं और इसमें एक जो 371 है, ए, बी, सी, डी, ई वो भी एग्ज़ाम्पल पे तो ये शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग में तो नहीं आएगा। ये शॉर्ट में आ सकता है। हाँ, फिजिकल फेडरलिज़्म लॉन्ग में आ सकता है। तो उसमें जब फिजिकल फेडरलिज़्म की बात हो तो अब तुलना करना भी आ सकता है। तो इसमें आप ये सभी बात ज़रूर रखेंगे, कोऑपरेटिव का बात रखेंगे, कॉम्पिटिटिव का बात रखेंगे, बाकी मैंने बताया ही। एक ये है 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल, जो 6th शेड्यूल में हम लोग पढ़ते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, जो स्पेशल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। 5th शेड्यूल में क्या-क्या दोनों डिफरेंस बताइए कोई? 5th शेड्यूल में क्या सर होता है, 6th में क्या हुँ। सर अभी लद्दाख को भी तो अनुसूची 4 में शायद जोड़ने का पूरा मांग हो रहा था। अभी कहाँ जोड़ा कहाँ है? जोड़ा नहीं जोड़ा गया नहीं ना? है, लेकिन सोनम जोड़ा नहीं वांगचुक तो मांग कर रहा है ना, विरोध प्रदर्शन भी हो रहा हाँ, था। इसका बताइए 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल का क्या है बताइए? सर एक में अमित्र में स्टेट है, मतलब कोडिंग किया हुआ मित्र में
मेघालय, त्रिपुरा ये सब, और बाद बाकी फिफ्थ वाला में सब सारे ही लोग हैं। इसमें होता क्या है, कोई और दूसरा कोई बताइए, क्या प्रोविजन है इसका? स्वायत्त वाला है, जैसे अपने यहाँ जब पंचायती राज के तहत काम होता है ना, तो वहाँ क्षेत्रीय परिषद मतलब इसे स्थानीय स्वायत्त परिषद करके कुछ बनाते हैं लोग, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। हाँ ठीक है, उसका कुछ नाम है, चलिए ठीक है मैं बता देता हूँ। देखिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। हाँ, तो इसका देखिए नाम है 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल। ये तो आप लोग जानते हैं कि 4 स्टेट है, AM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें इसका नाम होता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ADC। इसका जो नाम रखा गया है TAC है ना, तो जब आप तुलना करेंगे तो एक बना लेंगे बीच में कि ये 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है, इसमें कौन-कौन से स्टेट्स आते हैं। इसका जो प्रशासनिक जो इकाई है इसका नाम है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ADC। इसका नाम है ट्राइबल्स एडवाइजरी काउंसिल, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। और क्या है इसमें कि प्रेसिडेंट उसमें डिक्लेयर कर सकते हैं कि कौन-कौन सा स्टेट्स, कौन-कौन सा कहाँ पे TAC को डिक्लेयर किया जा सकता है। इसमें ADC में ज़्यादा ऑटोनोमस है। क्यों? ये अपना बिल बना सकता है, टैक्स लेवी कर सकता है, तो टैक्स वसूल सकता है, नया कानून बना सकता है, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है, ट्रेडिंग का काम कर सकता है, रॉयल्टी। तो इसके पास ज़्यादा पावर दिया गया है 6th शेड्यूल में। ये भी है लेकिन 5th की अपेक्षा इसमें ज़्यादा पावर एक्सपेंशन का। तो ये ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो हम लोग कौन-कौन सा देखें सेंट्रल स्टेट में? लास्ट में पूछिएगा कुछ। हाँ बताइए क्या पूछना है? ये खनिज रॉयल्टी भी बहुत चर्चा में रहा है सर। हाँ ठीक है, ओके। तो ये फिजिकल फेडरलिज्म, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, तो ये आप तीनों आपका सेंट्रल स्टेट सेशन में बहुत चर्चा में रहा है, इसको आप जरूर देख लेंगे। ये जुडिशरी बहुत महत्वपूर्ण है, कन्वेंशनल टॉपिक आप लोग जानते हैं। कॉलेजियन सिस्टम क्या है, इसकी इंडिपेंडेंसी है, आर्टिकल 142, जुडिशियल रिव्यू और एक्टिविज्म, किस तरह से एक्टिविज्म हो रहा है, रिव्यू हो रहा है, और साथ-साथ वर्तमान में क्या प्रॉब्लम है जुडिशरी के साथ, कितना पेंडिंग केसेज है, फास्ट ट्रैक कोर्ट से कितना सैंक्शन जजेज है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध भारतीय कौन-कौन सा, ये हम लोग पढ़ते हैं कन्वेंशनल में। और ये ट्राइब्यूनल्स, लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, मोबाइल कोर्ट, ये संबंधित कौन-कौन चाहिए देखिए। एक तो ये जरूर पढ़ना है अच्छे से, रिव्यू के बारे में, एक्टिविज्म के बारे में, साथ-साथ जुडिशरी का जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, पेंडिंग केसेज है, सैंक्शन जजेज कम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, टेक्स्ट अभी भी टेक्निकली हम लोग उतने टेक्स्ट अभी नहीं हुए हैं जितना जैसे हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हमारे पास है, या ऑनलाइन जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो केस हियरिंग होती है, या ई कोर्ट का जो प्रचलन चल रहा है, तो उसमें इंटीग्रेट करने का प्रावधान है कि ई कोर्ट को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करें ई प्रिजन से। देखिए जब ई जुडिशरी का बात हो ना, तो ये 4 चीज़ और ध्यान रखेंगे। कौन-कौन सा? एक तो ई कोर्ट, ई प्रिजन, ई प्रोसिक्यूशन, ठीक है? अभियोजन बोलते हैं इसको हिंदी में, अभियोजन। और ये क्या हो गया, ई कोर्ट हो गया, ई प्रिजन हो गया, ई प्रोसिक्यूशन हो गया, और ई फॉरेंसिक भी, ई फॉरेंसिक। देखिए एफआईआर से संबंधित पुलिस से, फॉरेंसिक वाला हो गया, प्रोसिक्यूशन हो गया, प्रिजन हो गया, कोर्ट हो गया। तो जब बात करेंगे तो हम लोग इसका जरूर बताएंगे, हम लोग आगे देखेंगे जो इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें इसको आईसीजेएस साथ इंटीग्रेट किया गया है। इसको क्या किया गया है? इंटीग्रेट किया गया है। तो इसको जरूर पढ़ेंगे, एक साथ इसको जरूर लिखने का प्रयास करें एग्जाम्पल में। ई कोर्ट, ई प्रिजन, ई प्रोसिक्यूशन, ई एफआईआर, और साथ-साथ ई फॉरेंसिक जो जांच होता है, तो सारा कुछ एक जगह, इसी को इंटीग्रेट करके एक पोर्टल है CCTNS।
तो जुडिशियल सिस्टम में जब बात हो तो ये तो सजेशन में जरूर बात करेंगे हम लोग। चर्चा में कौन-कौन सा रहा है जुडिशियल से संबंधित? एक तो ये है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन, जो केस का जो निष्पादन होता है, अलग-अलग तरीके के माध्यम से किया जाता है। आर्बिट्रेशन के माध्यम से, मीडिएशन के माध्यम से, मध्यस्थता, कंसिलिएशन, सुलह किया जाता है, नेगोशिएशन किया जाता है और साथ-साथ कोलैबोरेटिव लॉ। तो ये पाँचों, लेकिन ये एग्ज़ाम्पल है कि इस तरीके से किया जा सकता है। इसी का ही एग्ज़ाम्पल लोक अदालत भी है, जो प्रत्येक 3 महीने पे पूरे जिला में, इंडिया के जितने भी जिला हैं, 7 जिले हैं, उस जिले में लोक अदालत लगता है। जो भी लोकल मामले हैं, ग्राम कचहरी के मामले हैं या किसी तरह का डिस्प्यूट है, तो लोक अदालत के माध्यम से भी सुलझाया जाता है। स्पेशली सिविल मामला, 2 तरह के मामले होते हैं, दीवानी और फौजदारी। दीवानी का मतलब हो गया सिविल मामला और फौजदारी का मतलब हो गया क्रिमिनल मामला। तो जो भी सिविल मैटर्स होते हैं, उसको लोक अदालत में सुलझाया जाता है। तो एडीआर का ही एक एग्ज़ाम्पल लोक अदालत भी है। ग्राम न्यायालय भी है, जो ग्राम में किया जाता है। मोबाइल कोर्ट, जो कि चलंत होता है। आज यहाँ पे उसमें जज रहेंगे, वकील रहेंगे। आज यहाँ पे सुनवाई कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं, तो ये सब एग्ज़ाम्पल आप इंक्लूड कर सकते हैं। फ्री लीगल एड आर्टिकल 39 है, नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो इसको भी ये साथ ही है सब कि फ्री लीगल एड मिलना चाहिए। 39 में है। एक एग्ज़ाम्पल एक था कि विधि आयोग का, लॉ कमीशन का, कि प्रत्येक वकील को साल में एक कोर्ट केस फ्री में लड़ना चाहिए। अगर सारे वकील लड़ेंगे तो एक लॉ कमीशन का ये सजेशन है, तो आप भी सजेशन को इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में। बेल के बारे में 4 तरीके का बेल होता है। रेगुलर बेल, जो तुरंत मिल जाता है। जब सब कुछ देख लिया था, देखने के बाद लगता है कि हाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है या नॉन कॉग्निजेबल है। क्या है दोनों में डिफरेंस, ये बताइए? संज्ञेय और कॉग्निजेबल में सर वो हीनियस अपराध होता है सर, जिसमें मतलब एफआईआर दर्ज करके पुलिस तुरंत अनुसंधान कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल में मजिस्ट्रेट के परमिशन से ही एफआईआर दर्ज होता है और इसमें कार्रवाई। कोई और बताइए। 7 साल से नीचे वाला सर, हम्म, 7 ईयर से नीचे वाला सर असंज्ञेय होता है। 7 ईयर से ऊपर में जिसमें सजा वो संज्ञेय होता है। ठीक है। देखिए, कॉग्निजेबल जो अपराध होता है वो ज़्यादा गंभीर होता है। माइक बंद कर लेंगे। ज़्यादा गंभीर होता है, जैसे कि किसी का मर्डर कर दिया गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। दूसरा चीज़ है कि इसमें विदाउट एनी वारंट पुलिस कैन अरेस्ट देम। कॉग्निजेबल में ये है कि बिना एनी कोई वारंट अगर जारी नहीं हुआ है मजिस्ट्रेट के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, फिर भी उस अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है। नॉन कॉग्निजेबल में वारंट इशू होगा और ज़्यादा गंभीर मामला इसके अपेक्षा कम होता है। और अपराध सही बताए 7 साल का बताएं, जो आप सही बताए हैं। तो मतलब है कि बेल में आप देखिए, जिनका उससे ज़्यादा बड़ा अपराध नहीं है, सब कुछ जाँच हुआ अगर लगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, बेल इज द रूल क्या होता है? बेल इज रूल और जेल इज एक्सेप्शन। हाँ, बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। दैट्स व्हाई कोर्ट ये प्रिंसिपल पे फॉलो करती है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो उसको अगर जब लगता है, और एक इंतरिम बेल क्या होता है, टेम्पोररी, तुरंत कुछ समय के लिए दिया गया है। और एंटिसिपेटरी, अगर लग रहा है कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उससे पहले ही बेल ले लेंगे। डिफॉल्ट बेल क्या हुआ, ये बताइए? बेल मिलने के बाद अगर उसकी शर्त नहीं पूरा कर पाया तो डिफॉल्ट हो जाता है, बेल कैंसिल हो जाएगा। नहीं, डिफॉल्ट बेल मतलब डिफॉल्ट मतलब क्या है कि अगर सपोज करिए कि कोई कंप्लेन किया है और वो हियरिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, तो स्वतः जो है कोर्ट बेल कर देगी। मान लीजिए कि जो अपोजिट वाला केस किया है वो आ ही नहीं रहा है और उस पे चार्जशीट दायर ही नहीं हुआ, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो उसको दोषी करार नहीं दिया जाएगा और उसको डिफॉल्ट बेल मिल जाएगा कोर्ट के द्वारा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट,
हम लोग किसी जो कोर्ट का ऑर्डर होता है उसको फॉलो करना होता है। ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर्ट एक एक है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1971 ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं मेंशन नहीं है। ये 1971 में एक्ट आया था, उसी के माध्यम से दो तरह के जो होते हैं सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो अगर हम चाहे वो उसके किसी भी स्टेटमेंट पे कमेंट गलत कमेंट करते हैं, एब्यूजिव कमेंट करते हैं उसके जजमेंट पे, या उनके आदेश को कोर्ट के आदेश को अवहेलना करते हैं, तो जैसा मामला होता है उस तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाता है, सिविल और क्रिमिनल। अगर मान लीजिए जेल से भाग गया या सुनवाई के दौरान भाग गया या किसी का मर्डर कर दिया गवाही के दौरान ही, तो अलग अलग मामला है, क्रिमिनल वाला है तो फौजदारी वाला हो गया, दीवानी वाला हो गया, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन और डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरेशन, ये चर्चा में रहा है। इसका देखिए ये एग्जाम आएगा नहीं प्रश्न, इसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में क्या है, वो जानते हैं इसके बारे में? डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरेशन में ये होता है कि जब सपोज करिए कि एक ही मामला को कई जगह रीड डाला गया, जैसे रिजर्वेशन को लेकर के 65 रिजर्वेशन मान लीजिए मुजफ्फरपुर में डाल दिया गया, पटना में भी डाल दिया गया, भागलपुर में भी डाल दिया गया, तो एक ही मामला को कई जगह पे रीड डाल दिया गया, तो उसको मर्ज कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ हेंडरसन। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है बताइए? ये पढ़े हैं, ये कई सुने, नाम सुने? सर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों को एक साथ है, दोनों के बीच में डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि एक तरफ हम लोग कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। इन साथ जैसे कि स्पेशली अब डीपीएससी में क्या है कि बीकर सेक्शन को अधिकार हम लोग को मिलना चाहिए, उसमें एक बैलेंस हो कि डीपीएससी भी फुलफिल हो और साथ साथ फंडामेंटल राइट्स भी वायलेट नहीं हो। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर में क्या है ये बताइए? इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। मर्जर तो बस तो 3 केस को एक साथ मर्ज करने का बात किया। नहीं नहीं नहीं, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर में ये है कि एक एंटिटी मानती है, जब कोर्ट केस होता है, जब हायर कोर्ट रिव्यू कर रहा है, तो लोअर कोर्ट का जो है जजमेंट, जैसे सपोज करिए कि लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया और वो जजमेंट से संतुष्ट नहीं है हायर कोर्ट, तो हायर कोर्ट का जजमेंट क्या हो जाएगा, उस पर ओवरराइड कर जाएगा, चलो बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। या जो लोअर कोर्ट ने जजमेंट दिया उससे संबंधित है, तो उसका ही एक्सपेंशन हाई कोर्ट ने कर दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर करते हैं। ये एग्जाम्पल में आप यूज कर सकते हैं, ये प्रश्न नहीं आएगा, इससे चर्चा में रहा है इसलिए मैंने बता दिया। यही है ICJS, इंडो ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो मैंने बता रहा था, ये कोर्ट रिप्रेजेंट है, ये प्रोसिक्यूशन है, ये फॉरेंसिक है, FIR है, 0 FIR है, CCTNS है, तो इसको जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, या आप जहाँ सजेशन देंगे कि क्या क्या होना चाहिए जुडिशियल रिफॉर्म्स में, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। तो हम जुडिशियल में क्या क्या देखें? एक तो ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, दूसरा लोक अदालत, फ्री लीगल एड है, बेल के बारे में देखें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डॉक्ट्रिन 3 तरह से देखें, ICJS, ये सब तो यूज कर सकते हैं। बाकी इसे इंपॉर्टेंट में रहेगा ICJS, बेल के बारे में, लोक अदालत और ADR। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये तो पढ़ना ही है, जुडिशियल के साथ क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या सजेशन है। इलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, फंक्शन, पावर, कोड ऑफ कंडक्ट, रोल ऑफ रीजनल पार्टी, प्रेशर ग्रुप, कोलिशन गवर्नमेंट, रोल ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, धर्म और जाति का क्या योगदान है, रीजनलिज्म, सेपरेटिज्म। देखिए अब ये आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, इको ज्योग्राफी का जो एप्लीकेशन पार्ट है, अप्लाइड पार्ट है, उसमें भी रहता है, यहाँ भी है। तो क्या है, मिक्सअप
अब वहाँ पे बात हम लोग जरूर करेंगे, बोडोलैंड का बात करेंगे, गोरखालैंड का बात करेंगे, इवन इन बिहार जो मिथिला रीजन पे हमेशा कभी-कभी बात आती रहती है कि मिथिलांचल को एक अलग स्टेट बना दिया जाए, वो भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। सेपरेटिज्म का जम्मू कश्मीर है या त्रिपुरा में है, तो न्यू पैराडिग्म ऑफ पार्टी सिस्टम, अभी जो पार्टी का जो अलग-अलग मूव, अलग-अलग प्रवृत्ति जो हो रहा है, इंडिविजुअलिज्म, पॉलिटिकल पार्टी लंबे समय से चला आ रहा है, चाहे जेडीयू में नीतीश कुमार हैं, बीजेपी में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अलग-अलग जो पार्टी राजद पार्टी है, तो उसमें तेजस्वी यादव हैं, तो एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव हो गया है, इंडिविजुअल सेंट्रिक हो गया है, व्यक्तिगत केंद्रित। तो पैराडिग्म मतलब किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए किस हद तक सही है, किस हद तक बुरा है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, उसको ज़रूर हम लोग देखेंगे। तो ये आपका कन्वेंशनल टॉपिक है, जो न्यूज़ में रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये तो हमेशा चर्चा में रहा है, ये तो लास्ट ईयर प्रश्न भी आया था, वन नेशन वन इलेक्शन, साइमल्टेनियस इलेक्शन। स्टेट इलेक्शन कमीशन, देखिए इलेक्शन कमीशन तो हमेशा आता है, तो ये शॉर्ट में आ सकता है, क्योंकि इस बार कुछ बार देखा जा रहा है 68 में 69 में थोड़ा-सा बिहार पे फोकस कर रही है, तो इस बार भी बिहार पे फोकस हो तो कहीं न कहीं स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, कौन-कौन सा चुनाव कराती है और उसमें कैसे भूमिका निभाती है। हम लोग कई बार चर्चा भी किए हैं कि इलेक्शन किस तरीके से होता है। तो हायरार्की यही बताया था कि हायरार्की में जो हमारा बीपीएससी के माध्यम से जो चयन होता है, सब इलेक्शन ऑफिसर का, एसईओ का, फिर डीईओ होते हैं, फिर स्टेट इलेक्शन, तो ये सब भी आप चर्चा वहाँ पे करेंगे। शॉर्ट में बताएँगे क्या हायरार्की है, कैसे मैनेज किया जाता है और क्या होता है। एईआरओ होता है, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी। एआरओ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक निर्वाची पदाधिकारी। आरओ रिटर्निंग ऑफिसर। तो क्या-क्या रोल होता है। इलेक्शन कमीशन अभी वर्तमान में फिर लोकसभा ये विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो थोड़ा-सा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तो हमेशा महत्वपूर्ण रहा ही है। डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक वर्तमान में 4 बार हो चुके हैं, 5वां बार होना है। ईवीएम वीपैट, इसमें 3 तरह का जो होता है, इसको भी शॉर्ट में आ सकता है ये। ईवीएम हमेशा चर्चा में रहा है, प्रश्न अभी तक नहीं आया है, तो आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन ईवीएम वीवीपैट। ईवीएम क्या है, वीवीपैट क्या है? तो जानते हैं? सब कुछ बता सकते हैं? सर वीवीपैट का मात्र 5% ही क्रॉस चेक में यूज होता है। इसी को लेकर एडीआर केस गया था जो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। ठीक है, वेरी गुड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है वीवीपैट का? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रायल। ओके। ईवीएम बताइए, ईवीएम क्या है? ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक बजट है और उसी का पार्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। उसमें कुछ फंक्शन होते हैं, जानते हैं आप लोग? देखिए, जी, बताइए। बैलेटिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट। हाँ, उसमें भी एक होता है, देखिए 3, एक होता है M1, एक होता है M2, एक होता है M3, ठीक है? एक होता है बैलेट यूनिट, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक वीवीपैट। तो बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट, देखिए जब मान ली इस पे प्रश्न आए तो आप अगर थोड़ा-सा बना देंगे डायग्राम कि ये है आपका बैलेट यूनिट, इसी से कनेक्टेड रहेगा, ये कंट्रोल यूनिट होता है एक। जो कंट्रोल यूनिट होता है, जो वहाँ के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जहाँ बूथ पे उनके पास होता है। मान लीजिए कंट्रोलिंग यूनिट है, एक होता है आपका बैलेट यूनिट, इस पे रहेगा लिखा हुआ जो कैंडिडेट का नाम और साथ वीवीपैट, इसमें दिखता है कि हमारा जो वोट पड़ा है सही जगह वोट पड़ा है नहीं। तो यहाँ से ही क्लिक किया जाता है कंट्रोल यूनिट से कि नाउ यू कैन कास्ट योर वोट, तब आप क्लिक करते हैं और फिर वो जो वीवीपैट में दिखता है और साथ-साथ इसमें रिकॉर्ड भी होता है। सीयू में जो वोट डाले ना तो वो रिकॉर्ड होता है। ये डायग्राम बना दिए हैं, इसका नाम क्या है, कंट्रोल यूनिट है, बैलेट यूनिट है, वीवीपैट है
वीवीपैट में जो दिखता है, और 5% उस क्षेत्र के 5% हम लोग काउंट भी करते हैं। अब जिस समय काउंटिंग होता है उस समय जितना वोटिंग हुआ है उसका 5% या 5%, जैसे मान लीजिए कि 100 वहाँ पे का बूथ है, तो 100 बूथ का 5 बूथ का काउंट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। सर एक क्वेश्चन था सर। क्या? हाल ही में सर सब इलेक्शन का ये ऑफिसर का जो पोस्ट है उसको लेके क्वेश्चन आया था ठीक है, उस विधानसभा पर हम में लोग करेंगे, और विधान लास्ट में परिषद करेंगे। में। हाँ, हम लोग बात कर देंगे उस पर, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं, जो लास्ट में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये लोकसभा इलेक्शन का चर्चा है। देखिए, तो इलेक्शन में कौन कौन सा देख लेंगे हम लोग। एंटी डिफेक्शन लॉ, साइमल्टेनियस इलेक्शन, वन नेशन इलेक्शन, डिलिमिटेशन कमीशन हो गया, ईवीएम, वीवीपैट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, लोकसभा इलेक्शन जो हुआ है। हाँ, वोटिंग में प्रॉक्सी वोटिंग होता है, पोस्टल बैलेट से वोटिंग होता है, जो पीडब्ल्यूडी है, फिजिकली डिसेबल्ड है या सीनियर सिटीजन है, ये सब आप एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता भारतीय तो 2023 में आया, लेकिन फिर भी अभी भी इम्पोर्टेंट है। डीपीडीपी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, पब्लिक एग्जामिनेशन शॉर्ट में है, उसको देख के दिखा सकता है। जैसे टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है, तो जो हम टेलीकम्युनिकेशन का सुधारने जा रहा है वो मोनोपोली नहीं हो जाए, उसमें क्या क्या प्रोविजन है। देखिए, थोड़ा सा एक बार गो थ्रू रहेंगे तो अगर आ गया तो शॉर्ट आंसर में लिखना बड़ा चीज नहीं। पिछला बार जो प्रश्न आया था स्टीरियोटाइप्स वाला, जेंडर स्टीरियोटाइप्स वाला, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमेंट किया है और जो हैंडबुक जारी किया है जेंडर स्टीरियोटाइप्स पे वो क्या है। तो क्या था कि वो बहुत ज्यादा मतलब चर्चा में नहीं रहा, चर्चा में तो था लेकिन बहुत ज्यादा अवेयर नहीं था चीजें। तो लोग कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ, कुछ वर्ड चेंज किया गया था, शायद 43 था या क्या था? जो कुछ 43? 43 हाँ, वर्ड जो वर्ड्स, हाँ तो वही जो कोर्ट में जो वर्ड होता है महिलाओं को लेकर के, वो इक्वलिटी का वर्ड्स हो, और उससे ऐसा ना लगे कि उसके साथ, जैसे एग्जांपल है वाइफ का तो होम मेकर है, मेड, तो उसके साथ ऐसा ना लगे कि हम लोग उसका इज्जत नहीं कर रहे हैं। तो रिस्पेक्टिव या ऑनरेबल वर्ड्स हो, उसका ही हैंडबुक जारी किया गया था, उसी का प्रश्न था शॉर्ट क्वेश्चन में। तो जो भी है थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन नहीं छोटे, सारा क्वेश्चन लिखा जाना चाहिए। नीति आयोग इम्पोर्टेंट है ही, हमेशा रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, ये चर्चा में रहा है। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये देखिए तुलनात्मक अध्ययन है यूएसए और इंडिया का। वहाँ पे हमारे यूएसए में क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, और इंडिया में इलेक्टोरल कॉलेज है, लेकिन यहाँ पे जिस पार्टी को अधिक वोट मिला, यहाँ पे क्या है, पार्टी से मतलब नहीं है, इलेक्टोरल से मतलब है। अगर इलेक्टोरल अगर वोट दे दिया, जैसे कि वहाँ पे कुल 538 इलेक्टर्स होते हैं, 538 में उसमें एक चीज और है कि अगर जैसे देखिए विनर टेक्स ऑल अप्रोच, अगर कोई स्टेट्स में मान ली 2 में लड़ाई हो रहा है, अगर जिसने जीता, फेयर कैंडिडेट विन मेजोरिटी इन स्टेट्स विन ऑल इलेक्टोरल वोट्स, अगर उस स्टेट्स में जो जीतता है, जिसकी मेजोरिटी होती है, तो सारा वोट्स उसका हो जाता है। सपोज करिए कि 2 खड़ा हुआ है, तो मान लीजिए एक को 55% वोट मिला, एक को 20% वोट मिला, तो ये जीत गया, तो बाकी जो 24% सारा फिर इसी को मिल जाता है। उसको लोग बोलते हैं विनर्स टेक ऑल अप्रोच। थोड़ा सा इसको देख लेंगे, ये बहुत बढ़िया है, ये आ सकता है। और 538 होता है इलेक्टोरल, यहाँ पे वो तो जानते हैं इंडिया का किस तरह से प्रोविजन है, अमेरिका का देख लेना है। और जो इलेक्टर्स का जो चयन होता है वो पार्टी नॉमिनेट करती है प्राइमरी और कॉकस के माध्यम से, इसको जरूर पढ़ लेंगे अच्छे से। क्लेमेंसी पावर्स प्रेसिडेंट का जो इंडिया में है 72, यहाँ पे आर्टिकल सेक्शन 2 है। इसका एक्सटेंशन जो है फेडरल यूनियन दोनों जगह है, इंडियन गवर्नमेंट का, जबकि यूनियन प्रेसिडेंट का यहाँ पे सिर्फ फेडरल में लागू होता है, क्योंकि वहाँ पे
यूनियन जो स्टेट्स है वहाँ पे प्रत्येक स्टेट्स का जो 50 स्टेट्स है वो आपस में एक एग्रीमेंट के तहत आए हैं। तो प्रत्येक स्टेट्स का अपना-अपना हाई कोर्ट है, अपना-अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो इसलिए वहाँ पे जो लागू होता है प्रेसिडेंट का क्लेमेंसी पावर्स सिर्फ़ फेडरल क्राइम्स के लिए लागू होता है। संघीय अपराध। प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेट्स एंड रूल्स देख लीजिएगा इसमें सिर्फ़ फेडरल के लिए ही है क्योंकि वहाँ पे स्टेट का अलग-अलग नियम है इसलिए। ये देख लीजिए, ये इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट इन मारो ये केस है मारूराम वर्सेस प्रेसिडेंट एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस पे ही जो भी डिसीजन लेगी, जबकि ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है कि डिस्क्रिप्शन पे डिसीजन ले सकती है जिस तरीके से जो बाइडेन ने अपने बेटा को माफ़ किया। वो एक फेडरल क्राइम्स था और उन्होंने जाते-जाते माफ़ कर दिया। ये वो अमेरिका में नेशनल सर इलेक्शन के बाद अभियोजन चलने से पहले भी माफ हो जाता है क्या सर? क्राइम में एक सब था ये सब हो जाता नहीं, वो देखिए वो डिपेंड करता है, स्टेट बाय डिपेंड करता है। हर एक स्टेट का अलग-अलग नियम कानून है, लेकिन फेडरल क्राइम्स में इसके पास एक्सपेंशन पावर है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन वो सारी प्रक्रिया तो होगी ही। ये वन नेशन इलेक्शन के बारे में है। कौन-कौन सा नया आर्टिकल 82 किया जाएगा, आर्टिकल 3 को अमेंड करना होगा, 172 को अमेंड करना होगा, थोड़ा-सा ये ओवरव्यू है, एक बार देख लेंगे। साथ-साथ कौन-कौन और लॉ कमीशन रिकमेंड किया था, नेशनल कमीशन वर्किंग ये भी रिकमेंड किया था, नीति आयोग का रिपोर्ट है, तो इसको देखेंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन 4 बार हो चुका है, 5वां होना है, तो 26 के बाद होगा। इसमें कौन-कौन से मेंबर हो सकते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जज होते हैं, ईवीएम इसमें बताया है, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट, इमरजेंसी के बारे में चर्चा की हम लोग। 3 तरह की इमरजेंसी होता है, लेकिन ये इमरजेंसी बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर और मणिपुर के चलते एंटी डिफेक्शन लॉ। ये देखिए कोई हेतु उलान तो है ही, साथ-साथ किसम मेघचंद्रम सिंह का हमने बताया था जो कि विदिन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स ये है कि 3 मंथ्स के अंदर डिसीजन दे देना है। इसमें क्या है कि ये जो भी मैटर स्पीकर डिसीजन जो भी स्पीकर सुनाएँगे फैसला, ऐसा नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आएगा, वो भी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू के अंदर होगा। ये रेफरेंस है फर्स्ट पास द पोस्ट और प्रोपोज्ड रिपीटेशन का ये देख लेंगे। पर्सनैलिटी राइट्स मैंने बताया ही, अलग-अलग जो राइट्स है, राइट टू प्राइवेसी। बेल के बारे में बताया, 4 तरह का बेल होता है। कि व्हेन पुलिस फेल टू फाइल अ चार्जशीट, है ना? पुलिस चार्जशीट ही फाइल नहीं कर रही है बार-बार, तो क्या होगा? अल्टीमेटली उसको डिफ़ॉल्ट बेल मिल गया। डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग बोलते हैं। एंटीसिपेटरी, इंटरिम, रूटीन कर्वेचर, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। अब ये कहाँ-कहाँ हो सकता है? ई-गवर्नेंस में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे रिफ़ॉर्म्स की बात होगी, जुडिशियल रिफ़ॉर्म्स की बात हो सकती है, इलेक्शन रिफ़ॉर्म्स की बात हो सकती है, एजुकेशनल रिफ़ॉर्म्स की बात हो सकती है, जहाँ पे भी रिफ़ॉर्म्स की बात होगी, ये आप ये चिपका सकते हैं। आई गॉट पोर्टल है कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन सीबीसी, इसके माध्यम से कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एक संस्था है और ये आई गॉट पोर्टल है और मिशन कर्मयोगी एक कैंपेन है, जिसमें जितने भी ऑफिसर्स हैं या जो भी कलीग्स हैं, स्टाफ्स हैं, सभी को क्या करना है? कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। वो स्किल्ड हो, उनका जो काम एजुकेशन में, हेल्थ में, इलेक्शन में है, उसको कैसे अधिक से अधिक उसको स्किल्ड किया जाए, उसका कैसे वेल ट्रेंड किया जाए, प्रोफेशनल कैसे बनाया जाए, उस पे काम करती है। कैसे ई-गवर्नेंस को अधिक स्ट्रेंथन किया जाए। ये सोशलिस्ट सेकुलर ये चर्चा में रहा ही, फिर बारीकी से देख लेंगे, हम जानते ही हैं। ये वाला देख लीजिए, मैंडेटरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, क्या दिया है? इस अजीज वाजा कि एएमयू कांट क्लेम मैंडेटरी स्टेटस अंडर आर्टिकल 31 एज इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ए स्टैच्यू। इसमें क्या कहा गया है कि
AMU was neither established nor administered by municipal ministry and it is a central university, क्योंकि ये मुस्लिम माइनॉरिटी के द्वारा एस्टेब्लिश नहीं किया गया है और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये AMU एक्ट के तहत एस्टेब्लिश किया गया। हालांकि आर्टिकल 30 का 1 और इसमें अधिकार है माइनॉरिटीज को एसोसिएशन के पास कि अपने राइट टू लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए अपना एस्टेब्लिश कर सकता है, जो हम लोग आर्टिकल 30 में देखते भी हैं। कुछ स्पेशल प्रिविलेज होता है उसमें। नो रिक्वायरमेंट टू इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी, जो भी अगर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे तो ऐसा कोई हो ही नहीं कि वहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी को, जो रिजर्वेशन रोस्टर जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, वो कोई जरूरी नहीं कि उसको फुलफिल करना है। उसके पास RTE ये भी नहीं लागू होता है MEI पे, तो ये प्रोविजन वगैरह है, इसको देख लेंगे। गवर्नेंस एंड AI, ये देखिए उसमें ये भी ऐड कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट वाला में, सुभाष सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स का बात करेंगे तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। कोऑपरेटिव्स हमने चर्चा किया है, यही है। तो ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, इसको जरूर पढ़ के जाएंगे। बाकी हमने नोट्स भी इसमें दे ही दिया है कि ओवरव्यू जरूर देख लेंगे, ताकि किसी भी चीज से अनअवेयर नहीं रहे। पता चला कि आप ब्लैंक हो गए, ये वाली स्थिति वहां पे नहीं होनी चाहिए। तो जो भी महत्वपूर्ण न्यूज रहा है न्यूज में, उसको जरूर पढ़ के जाएंगे अच्छे से। एक पेज में 2 पेज में नोट्स बना लेंगे। शॉर्ट नोट्स ही बना लीजिए, लेकिन बना के रखिए ताकि वहां पे आप एक्सप्लेन कर पाए, ब्रीफ कर पाए। समझ में आया? पूछिए। हाँ सर, कह रहे थे कमिश्नर, सॉरी बताइए। हाँ सर, कह रहे थे कि एक सब इलेक्शन ऑफिसर का जो पोस्ट है BPSC में, उसमें मतलब कि आया था विधान परिषद में क्वेश्चन कि उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि उनके पास जो है स्पेशलाइज्ड कोई काम नहीं है, पावर नहीं है उसको लेके। क्योंकि जब ये वो झारखंड का ठीक है, मैं गठन हुआ समझ था, गया। हाँ तो उसका मतलब कैडर को खत्म कर दिया गया है। तो ठीक है, यहाँ ये भी उसको देखिए लेके ये review गवर्नमेंट कर की रहे हैं। पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट क्या करना है उसको ये समझेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं, बहुत सारा काम जब इलेक्शन होता है तो सब इलेक्शन ऑफिसर का काम, इलेक्शन हमेशा होता है। अभी देखिए पंचायत उप निर्वाचन होगा, उसके बाद ये खत्म होगा, फिर विधानसभा में लग जाएंगे लोग। विधानसभा जैसे ही खत्म होगा फिर उसके बाद फिर नगर निकाय का चुनाव रहेगा, फिर उपचुनाव होगा, विधानसभा का ही उपचुनाव होगा। चुनाव ऐसा नहीं है, चुनाव होता रहता है। फिर विधान परिषद का चुनाव होगा। चुनाव में ऐसा नहीं है, हम लोग जो बाहर से देखते हैं इसे लगता है कि चुनाव में बहुत, लेकिन जो सिस्टम में है चुनाव की तैयारी में बहुत वक्त लगता है और बहुत पहले से तैयारी की जाती है, लगभग 1 साल से। तो वैसा नहीं है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लेकिन काम तो रहता है। उसमें सर जो चुनाव हमेशा SPC होते हैं होते ना, हैं, चुनाव हमेशा होते हैं। बिहार नगर निकाय नियमावली लाई गई थी, हाँ तो उसमें संशोधन, ये बात सही है क्या, जो हम मेयर का जो चुनाव है वो डायरेक्ट हो गया, पहले तो इनडायरेक्ट होता था, तो डायरेक्ट होता है ना। अब डायरेक्ट कर दिया गया, सही है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, डायरेक्ट कर दिया गया है ना। 2022 में हुआ भी है बिल्कुल। अब ये प्रोविजन अब नगर पंचायत और साथ-साथ जो रूरल लोकल बॉडीज है, मतलब ग्राम पंचायत और पंचायत समिति या जिला परिषद, इसमें भी करने का प्रयास मतलब विचार कर रही है गवर्नमेंट। जरूरी भी है, क्योंकि क्या होता है कि लोग खरीद लेते हैं, वार्ड पार्षद को खरीद लेते हैं या BDC को खरीद लेते हैं। एक तरह से कहीं न कहीं ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है और फुल्ली डेमोक्रेटिक वाला चीज़ें नहीं हो पाता है। इसमें प्रयास है कि डायरेक्ट इलेक्शन हो, विचार कर रही है गवर्नमेंट। क्लियर है? उसमें कुछ पूछना है? ये आपका पॉलिटी का इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। कन्वेंशनल तो काम करना ही है, साथ-साथ जो न्यूज़ में है उसको ज़रूर काम कर लेंगे। जो कुछ भी समस्या हो, कुछ नोट्स भी दिया गया, बाकी और भी दे दिया जाएगा, लेकिन नोट्स ज़रूर बना लेंगे, इसको ज़रूर